ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या यूपी में दलित युवकों का शादी में घोड़े पर चढ़ना मना है? क्या यूपी में कोई दलित युवक घोड़ी पर चढ़ेगा तो दबंगों से पिटेगा? आज कवर स्टोरी में सियासतदानों से ये सवाल होगा। दलितों का वोट सबको चाहिए होता है तो देश के नेता उनके घर खाते हैं, उनके प्रतीकों को पूजते हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचार पर आंखें फेर लेते हैं। क्या उन्हें दलित में सिर्फ वोट नजर आता है, उनका दर्द नहीं? आज इसका विश्लेषण करेंगे। क्या देश की अदालतें केंद्र सरकार के कामकाज में अड़चन पैदा कर रही हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव पर कैसी बहस छिड़ी है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और बिहार में क्या तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन का चेहरा? इसी पर रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट तेजस्वी। आज सबसे पहले बात यूपी में दलित अपराध को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम की करेंगे, लेकिन अपनी कवर स्टोरी के बारे में कुछ भी बताने से पहले हम आपको 49 सेकंड का एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो किसका है, इसकी कहानी क्या है, ये सारी बातें आगे होंगी, लेकिन यहाँ इतना जरूर बता देते हैं कि यूपी से आया ये वीडियो देश में दलितों की दयनीय हालात का जीता जागता सबूत है। आप पहले वीडियो देखिए। फोन करो वीडियो ना वीडियो बनाओ, ऐसा हो यार फोन करो। काट दो तो खबर आने ऐसा हो यार फोन करो वीडियो ना वीडियो बनाओ, ऐसा हो यार फोन करो। काट दो तो खबर आने। ये चीखें सुनकर आपका कलेजा जरूर कांपा होगा। ये वीडियो यूपी के आगरा शहर का है, जहां एक दलित दूल्हे की बारात पर दबंगों ने धावा बोल दिया। डीजे की आवाज को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा और जमकर मारपीट की। दूल्हे के साथ साथ बाकी बारातियों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। यह घटना दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के 3 दिन बाद हुई। 14 अप्रैल को पूरे देश ने देखा था कैसे दलित राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक भीमराव अंबेडकर के बहाने देश के हर राजनीतिक दल ने दलितों का हमदर्द बनने की कोशिश की थी। दलित उत्थान की बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन इस वीडियो और घटना को देखने के बाद ये सब सिर्फ दिखावा नजर आता है और कुछ भी नहीं। क्या वाकई में राजनीतिक दलों को इस देश के दलितों की कोई फिक्र है? अगर फिक्र है तो फिर देश के दलितों की स्थिति क्यों नहीं बदलती? क्यों आगरा में दलित दूल्हे की पिटाई कर दी जाती है? क्यों यूपी के रामपुर में दलित मुखबधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है? आज ही आगरा में भी नाबालिग दलित किशोरी के साथ रेप की घटना सामने आती है। ये सब होता है, लेकिन सियासी गलियारों में इस पर कोई शोर, हल्ला हंगामा नहीं दिखता। यहां आपको आगरा के पीड़ित परिवार की आप बीती सुनाते हैं। इसके बाद दलितों को लेकर राजनीति के डबल स्टैंडर्ड का विश्लेषण आपके लिए होगा। सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बरातियां पीटे हैं। बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। सरकार को बिल्कुल ऐसे सो गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ये इनको दलितों पर अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूपी में दलितों की यह हालत तब है जब यहाँ के सभी राजनीतिक दल दिन रात दलित का ही जाप करते हैं। हमने बीते करीब 100 घंटे के यूपी की राजनीति करने वाले नेताओं के बयान आपके लिए निकाले हैं, जो बताते हैं कि दलितों पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है और कुछ भी नहीं।
17 अप्रैल को ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि दलितों को उचित सम्मान पीएम मोदी के सुशासन में मिला है। 17 अप्रैल को बीएसपी प्रमुख मायावती कहती हैं कि समाजवादी पार्टी भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहां किसी भी हद तक जा सकती है। 17 अप्रैल को ही समाजवादी पार्टी का बयान आता है कि दलितों पर अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले बोलेगी। 15 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में गरीब और दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब सीएम योगी के इसी बयान को विपक्षी पार्टियां हमले का हथियार बना रही हैं। कह रही हैं कि योगी को बांग्लादेश, पाकिस्तान के दलित नजर आते हैं, लेकिन अपने राज्य के दलितों का दर्द नहीं दिखता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यूपी की घटना पर एक्स पोस्ट में लिखा, यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। ये बीजेपी की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आए दिन यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर लिखा है कि आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी और सामंती तत्वों की तरफ से हिंसा की ताजा घटना समेत यूपी के कई जिलों में भी गरीबों और दलितों पर हो रही जुल्म, ज्यादती की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सिर्फ दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश दलित अत्याचार का एक केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल मुंह पे सुई सिल करके बैठी हुई है, मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। वो राजनीतिक दल जो जाति विद्वेष फैला के सत्ता में लगातार बने रहे, उनको योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है वो रास नहीं आती कभी भी। मेरा मानना जो घटनाओं में दोषी होंगे, चाहे वो किसी जात के लोग हो, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, गरीब किसान, मजदूर, नौजवानों पर अत्याचार करने के लिए बनी, और खासकर दलितों पे जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे, चाहे जो दलित हैं, चाहे सवर्ण हैं, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीतिक दलों की साजिश को समझिए। ये 2027 के चुनाव के लिए इस प्रकार के गलत बयानबाजी के कारण ये सबको बांटना चाहते हैं। यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटना के बीच हमने एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। ये आंकड़े यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध की तस्वीर बयां करते हैं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध की लिस्ट में यूपी पहले नंबर पर रहा। यहां दलितों पर अत्याचार के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राजस्थान में यह आंकड़ा 8,000 से ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में 7,700 से ज्यादा, बिहार में दलितों पर 6,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले सामने आए। इसके अलावा उड़ीसा में 2,900 और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा का रहा। इसके अलावा अगर इन आंकड़ों की कुछ और परतें आपके लिए खोलें तो 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध के जो कुल 15,368 मामले सामने आए वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हैं। इनमें 189 दलित समुदाय के लोगों के मर्डर से जुड़े केस हैं। ये भी देश में सबसे ज्यादा है। दलित महिलाओं के खिलाफ हमले की 939 घटनाएं सामने आई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा दलित समुदाय के खिलाफ किडनैपिंग और अपहरण की 617 घटनाएं हुई, ये भी देश में सबसे ज्यादा थी। यही वजह है कि दलितों के बहाने अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करता रहा है। जो घटनाएं हो रही वो आप और हम सब लोग जान रहे हैं। आजमगढ़ जहां से हम लोग लौटे हैं, एक दलित नौजवान को पीट पीट करके सरकार और पुलिस ने मार दिया। दलित था और बता रहे हैं कि उसने नाड़े से एक पतली रस्सी से फांसी लगा ली। कैसे आप यकीन करोगे पुलिस की बातें? प्रयागराज से सुनने में आया कि दलित परिवार का एक नौजवान, कुछ कहा सुनी हो गई, करछना विधानसभा कुछ कहा सुनी होगी, कुछ लेन देन का पुराना एक दूसरे का साथ था।
इतना मारा जला दिया, बताओ आप, आदमी जला दिया। समाजवादी पार्टी फर्जी तरीके से पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाले पीडीए अर्थात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सरकार थी। उस सरकार के बनने में सबसे अधिक योगदान पिछड़ों और दलितों का था और सबसे अधिक अत्याचार, सबसे अधिक उत्पीड़न, सबसे अधिक शोषण श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में 2012 से 2017 के बीच में हुआ है। दलितों पर अत्याचार के संबंध में हमने देश की दलित राजनीति के चरित्र का चार्ट आपके लिए तैयार किया है। ये चरित्र हमारे देश के सियासतदानों को जरूर देखना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। शायद इससे दलितों को सिर्फ वोट वाले लेंस से देखने के उनके नजरियों में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आ सके। हमारे देश में एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन दलित शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। दलितों की बात देश का हर राजनीतिक दल करता है, जोर शोर से करता है, लेकिन दलितों के हालात कोई नहीं बदलता। दलितों के वोट तो सभी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन दलित अपराध पर लगाम नहीं लगा पाती। यही नहीं, नेता दलितों के घर भोजन करते हैं, लेकिन दलित अपराध पर चुप्पी साध लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश में दलित राजनीति को लेकर खींचतान तेज हुई है, क्योंकि यूपी में दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी और उसके सहयोगियों के पाले से खिसका है। 2019 में बीजेपी प्लस को दलितों की जाटव जाति का 17% वोट मिला, जबकि दूसरी दलित जातियों का 48% वोट बीजेपी के खाते में गया। इसी चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन का जाटवों का 75% वोट मिला, जबकि दूसरी दलित जातियों का 42% वोट उनकी झोली में गया। इसके अलावा कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 1 और 7% रहा। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी प्लस को जाटवों का 24% और दूसरी दलित जातियों का 29% वोट मिला। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों को जाटवों का 25% और नॉन जाटव का 56% वोट मिला। बीएसपी के खाते में जाटवों का 44% और नॉन जाटव का 15% वोट गया। यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के दलित वोट का ग्राफ कम हुआ। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में दलित वोटों की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के दलितों को अपने इस अधिकार के लिए एकता के साथ आगे आना होगा। उन नेताओं को सबक सिखाना होगा जो उन्हें केवल एक वोट बैंक समझते हैं। तभी दलितों को लेकर ये तस्वीर और उनकी तकदीर बदल सकती है। अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान की करते हैं जिसने एक बार फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल राज्यसभा इंटर्न्स के 6ठे बैच को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने उस सवाल को उठाया जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कही गई बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में निर्णय लेने के लिए कह रहा है। हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति तक के निर्णय के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है। न्यायपालिका को जवाबदेह नहीं बनाया गया तो सरकार बस नाम की रह जाएगी। बड़े फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए कैश की बरामदगी हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक आदेश पर कही है। पहले आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सुनवाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में भी तफसील से आपको बताएंगे। A recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner. And if not, becomes no. So we have judges
who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने भाषण में 2 अलग-अलग अनुच्छेद का भी जिक्र किया है। अनुच्छेद 145(3) इसके मुताबिक अहम मामलों में 5 या इससे ज्यादा न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों की स्थापना की जाती है। और अनुच्छेद 142 यह अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये छूट किसी भी मामले में है। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताते हुए कहा कि ये न्यायपालिका के पास हर वक्त मौजूद रहता है। अनुच्छेद 142 को लेकर आज हमने रिसर्च की तो पता चला कि अनुच्छेद 142 न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय किसी भी मामले में अपनी समझ के अनुसार फैसला ले सकता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता है। कई मामलों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अदालत ने इसका उपयोग किया है। इस पर हमने कानून के जानकार से भी बात की। उन्होंने आर्टिकल 142 को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जहाँ तक रही आर्टिकल 142 की बात, वो संविधान में इसलिए लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जब लगे कि जो उसके आगे पक्ष हैं उनके बीच में पूरी तरह से न्याय करने के लिए उनको कोई ऑर्डर पास करना है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा आदेश दे सकते हैं। बट क्या 142 की पावर आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप नया कानून डाल देंगे या नया कानून आप अपनी जजमेंट से लिख देंगे? वो मेरे हिसाब से एक मामला ऐसा है जो अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही हैं जो 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को आया था। उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु गवर्नर बनाम राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसमें देरी पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब कारण भी बताने होंगे। विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर राज्यपाल को 1 महीने में फैसला लेना होगा। राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा है उससे भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। धनखड़ के मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, अब न्याय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या देश की अदालतें केंद्र सरकार के कामकाज में अड़चन पैदा कर रही हैं? इसको लेकर आज कांग्रेस काफी आक्रामक दिखी। कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते, मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। व्हाट वाज द न्यूक्लियर मिसाइल वाज नोटबंदी, नॉट 142। जो आप ऐसे वक्तव्य दोगे ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट अगर अपनी हदों से पार होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे बताएगा
आप अपनी हदों से बाहर जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का, इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लाने का, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके हैं। पहले कभी इस तरह देखा नहीं गया है। तो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के छोड़ नहीं रहे। जो बात भारत के संविधान में है वो देश का कानून है, उसका पालन होगा और होना चाहिए। भारतीय संविधान के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका दो अलग अलग और स्वतंत्र संस्थाएं हैं। दोनों के बीच सहयोग और समन्वय बेहद जरूरी है। लेकिन देश में ऐसा पहले भी हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद के कई फैसलों को पलटा है। 1973 के केशवानंद भारती और केरल राज्य केस में सर्वोच्च अदालत ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जो ये बताता है कि संसद संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, क्योंकि ये मूल संरचना के खिलाफ था। 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 को असंवैधानिक करार दिया, जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। 2014 में देश की संसद ने संविधान में 99वां संशोधन किया, जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, इसके बाद एक बार फिर कोर्ट वर्सेस कार्यपालिका की बहस तेज हो गई। निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी बनेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सार्वभौमिक सत्य पर सवाल नहीं होते, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है? राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता ऐलान करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन गठबंधन के साथी अभी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मामला दिलचस्प हो गया है, पूछिए कैसे? तो वो ऐसे कि कल बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस से लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी तक तमाम साथी मौजूद थे। बैठक की तस्वीरों में भी तेजस्वी यादव अगुवा बने दिखाई दे रहे थे। खास बात यह है कि कल ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन समन्वय समिति का प्रमुख चुन लिया गया है, यानी गठबंधन से जुड़े अब तमाम फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव से ठीक पहले हुए एक सर्वे के मुताबिक 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया है, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 15% समर्थन मिला है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहार की सत्ता का ताज हासिल करने में तेजस्वी का तेज कितना और किस हद तक काम आएगा। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जब तक लूट गई तो हाथ मलोगे। इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। लालू यादव के लाल क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा पाएंगे कमाल? ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। करीब 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता को देख रही बिहार की जनता क्या तेजस्वी यादव को सौंपेगी सत्ता की कमान? प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया, क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? आज इस सवाल को पूछने की
कई वजह हैं। पहली वजह, गुरुवार को पटना में करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तेजस्वी यादव को बिहार के महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई। बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया है। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। गौर कीजिएगा, ये महागठबंधन की पहली बैठक थी जिसमें तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। माना जा रहा था कि इसी बैठक में सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद जब कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने माइक संभाला और सीएम के चेहरे पर उनसे सवाल हुआ तो वो पहेलियां बुझाने लगे। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सीएम फेस पर सवाल हो रहा था तो तेजस्वी यादव भी मुस्कुरा रहे थे। कांग्रेस के प्रभारी भले ही गोलमोल जवाब देते रहे हो, लेकिन राजनीति तो संकेतों का खेल है और पहला संकेत तो नेताओं के बैठने के क्रम से ही मिल गया, जहां तेजस्वी यादव बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए थे। सेंटर में बैठे हैं यानी तेजस्वी यादव के पास ही महागठबंधन की कमान है। दूसरा संकेत है पीछे मौजूद पोस्टर, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में तेजस्वी भवा बिहार लिखा हुआ है। तीसरा संकेत है तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस, जो मुस्कुराते हुए सीएम के सवाल पर इंतजार का मजा लेने की बात कर रहे थे। सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं। महागठबंधन की साथी कांग्रेस भले ही सीएम फेस को लेकर पत्ते ना खोल रही हो, लेकिन दूसरी साथी वीआईपी के मुकेश सहनी ने स्पष्ट कहा है कि भव्य आयोजन के साथ नाम का ऐलान होगा, इसलिए अभी नहीं बताया जा रहा है। कुछ चीज जो आप सोच रहे हैं तो उसको हम लोग अपने हिसाब से कैसे डील करना है वो होगा समय आने पर, और इसका भव्य तैयारी होगा। आप लोग भी रहिएगा। भव्य जो होता है ना, कोई भी पिक्चर का जब जैसे लॉन्चिंग होता है तो किस तरीके से होता है। पूरे परिवार और पूरे पार्टी में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता है। हर कोई अब लालू प्रसाद को छोड़कर अब तेजस्वी यादव को का गुणगान करने लगे। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले चुनाव, कोई नहीं, न राबड़ी देवी न लालू प्रसाद, कोई नहीं, अकेले 20 का चुनाव अकेले अपने हाथ में कमान संभाली थी और सफलता मिली। तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है और उनकी स्वीकार्यता आरजेडी में ही है और अन्य दल में भी। कांग्रेस की राहुल गांधी अब कहाँ लालू प्रसाद से बात करते हैं, वो भी तेजस्वी यादव के बात करते हैं और युवा होने के कारण युवा वर्ग में भी उनकी स्वीकार्यता होगी। इस वक्त बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी शामिल है। लोकसभा चुनाव में इन सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बैठक के बाद से आरजेडी के तमाम नेता खुले तौर पर तेजस्वी यादव के ही सीएम फेस होने का ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है, महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये भी पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से बिहार की जनता का डिमांड है और बिहार के आवाम का डिमांड है कि बिहार में पिछले 20 वर्षों के कुशासन को, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में और केंद्र में है, उसको रोकने के लिए एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। अब किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्वीनर जब
एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हो गए और लीड कर रहे हैं महागठबंधन का, लगातार लीड ही कर रहे हैं, तो एक अलग से सवाल फिर वही सवाल हो गया ना कि पूरब में सूरज उगता है तो इसको जो शाश्वत है उसको कोई इनकार करता है क्या? हालांकि विरोधी तेजस्वी के नाम का ऐलान न होने पर हमला भी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में, इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तेजस्वी के नाम से पार्टी में एक तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पहली बार है जब पार्टी से बाहर जाकर तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष के तौर पर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब समन्वय समिति का अध्यक्ष बनना एक तरह से लालू यादव की छाया से बाहर निकलने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब राजधानी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब तेजस्वी यादव लालू यादव के पीछे चलते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि पार्टी से लेकर गठबंधन की कमान अपने कंधों पर उठाते हुए चलने लगे हैं। तेजस्वी यादव का डिसीजन आरजेडी में चलता है। लालू प्रसाद चूंकि बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक आध दो डिसीजन उनका चलता है, लेकिन अब 90% डिसीजन तेजस्वी यादव का चलता है। और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जो चाहते हैं अब वो होता है। आप देख रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी से बात करने की बात हो, जो कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो हर जगह तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की विरासत पूरी तरह से संभाल ली है। तेजस्वी यादव यहां तक सिर्फ 15 सालों के भीतर पहुंचे हैं। दरअसल 2010 के आसपास तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन मई 2013 में परिवर्तन रैली में तेजस्वी यादव की पहली बार पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई थी, जब 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया था। ये वो मौका था जब पहली बार लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को मंच पर एक साथ लेकर आए थे। मतलब लॉन्चिंग तो साथ हुई, लेकिन तेज प्रताप बहुत पीछे छूट गए और तेजस्वी यादव काफी आगे निकल गए। लॉन्च होने के 2 साल के भीतर 2015 में ही तेजस्वी यादव ने पार्टी की पूरी कमान संभाल ली थी। शुरुआत 15 साल पहले की एक तस्वीर के साथ। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। पंद्रह साल पहले 2010 में लालू यादव ने कुछ इस अंदाज में अपने बेटे तेजस्वी को बिहार की जनता से मुखातिब करवाया था। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। सफेद कुर्ते पायजामे में एक मासूम सा चेहरा राजनीतिक गुर सीखने की दिशा में बढ़ रहा था, और उस वक्त तेजस्वी की उम्र सिर्फ 20 साल थी। देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, ये कहावत है, शायद ये ना हो जाए उन पे, घाव ज्यादा गंभीर ना हो जाए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि देखने में वाकई छोटे लग रहे तेजस्वी यादव गंभीर राजनीतिक घाव देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब तेजस्वी राजनीतिक मंच पर तो आने लगे थे, लेकिन उनका दिल क्रिकेट में ही लगता था। मैं अपना कंटिन्यू करना चाहूँगा क्रिकेट में ही, और क्रिकेट में प्रोफेशन बनाना चाहूँगा। अगर नहीं होता है तो मैं लगातार, आप देखिएगा बीच में भी मैं फ्रीक्वेंटली आता रहूँगा। बिहार जो भी समस्या है, एक ऐसा लिंक, ऐसा माध्यम बनना चाहता हूँ पब्लिक और मेरे पिता के बीच में, जो वो बात नहीं रख सकते तो मैं। दरअसल तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे। तेजस्वी ने झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच भी खेला था, और अंडर 19 टीम में तेजस्वी विराट कोहली के साथ थे।
तेजस्वी यादव का आईपीएल में भी सिलेक्शन हुआ था। 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा था, लेकिन आईपीएल में तेजस्वी को खेलने का मौका भी नहीं मिला था। क्रिकेट का मोह ऐसा था कि तेजस्वी यादव ने 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई तक नहीं की थी, लेकिन जब तेजस्वी को लगा कि वो क्रिकेट में करियर नहीं बना पाएंगे तो 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की तरफ बढ़ गए। में पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू ने अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया। महज 2 साल बाद ही 2015 में तेजस्वी की राजनीतिक पारी की औपचारिक एंट्री हुई। साल 2015 में तेजस्वी यादव ने पहली बार बिहार की राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। राघोपुर लालू यादव की पारंपरिक सीट है। अपना पहला चुनाव लड़ते वक्त तेजस्वी की उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे। तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उस वक्त महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से में एंट्री हुई तेजस्वी यादव की, तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव एक प्रखर नेता के रूप में आएंगे। तब तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में मीसा भी खड़ी हुई थी और इन तीनों के बीच में ये तुलना किया जा रहा था कि आखिर आरजेडी का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का रहा और उसमें जिस तरीके से लीड लिया तेजस्वी ने, उसके बाद से आरजेडी में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई और 2020 के विधानसभा चुनाव तक वो आरजेडी के सर्वमान्य नेता बन गए थे। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के साथ 16 महीने की पारी खेली, क्योंकि 16 महीने बाद साल 2017 में नीतीश फिर से बीजेपी के साथ चले गए थे। नीतीश जी चाचा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब वो अच्छे चाचा नहीं है। भले ही महागठबंधन से छोड़ करके चले गए हो, महागठबंधन टूटा नहीं है। और फिर साल 2017 से ही तेजस्वी यादव की असली राजनीति का आगाज हुआ, जब नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने बिहार में नीतीश के खिलाफ और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलना शुरू किया। तो जिस प्रकार से घोटाला पे घोटाला, नई घोटाले आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, तो इस पे तो स्पष्ट है कि ये बिहार प्रदेश जो है वो घोटालों का प्रदेश होता जा रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो सो कॉल्ड विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, एक तरह से देखा जा रहा है कि वो नैतिक भ्रष्टाचार के बीच में पितामह साबित हो रहे हैं और बिहार की हर जगह बदनामी हो रही। तेजस्वी यादव का महागठबंधन बिहार में बहुमत हासिल करने से सिर्फ 12 सीटें पीछे रह गया था। ये तेजस्वी यादव का वो अंदाज है जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश भर देता है। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी में एक स्वीकार्यता है जो तेजस्वी के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। खास बात यह है कि बदलते सालों के साथ तेजस्वी का भाषण भी बदल गया है और अब वो सामंतवाद जैसे शब्दों के बजाय रोजगार, शिक्षा और सड़क कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। तो मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नेता विरोधी दल के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है। 10 लाख नौकरी की बात की थी, उन्होंने पूरा किया था। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। जो लालू प्रसाद के ऊपर जो जंगल राज का धब्बा लगा हुआ है, जो अपराध का धब्बा लगा हुआ है, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव उससे बाहर बिहार को निकाल पाएंगे और लालू यादव के और राबड़ी देवी के कारण जो छवि खराब हुई थी उसे बेहतर कर पाएंगे।
इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। चुनाव में महागठबंधन अगर बेहतर प्रदर्शन करता है तो तेजस्वी यादव बिहार में अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर खुद को पूरी तरह से स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे जनता से जुड़े मुद्दों पर घंटी बजाओ में आप सभी से एक बार फिर से होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।